जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 20 जनवरी के सॉल्यूशन में। आज का प्रश्न आपका 42 से शुरू होता है, तो आप सभी अपना सेट अपने सामने रख लेंगे। जिनके पास सेट नहीं है उनके लिए मैं प्रश्न बोलते चलूंगा, ठीक है। तो दोनों लोग अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाए और बढ़ते हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या है, जो प्रश्न संख्या 42 से शुरू होता है। यदि विचरण गुणांक 100 तथा माध्य कितना हो 10, तो मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन गुणे 100 बटे माध्य। क्या होता है, विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन गुणे 100 बटे माध्य। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा क्योंकि माध्य माध्य का बहुलक से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख देना है। विचरण गुणांक का वैल्यू दिया था 100, मैंने रख दिया। मानक विचलन का नहीं दिया, नहीं रखा। माध्य दिया था 10 गुणे 100, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 10, ठीक है। तो आपका मानक विचलन कितना आ जाएगा 10। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ, क्योंकि बाकी के जो प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपको दे दिया करूंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। दिया है कि 420 के सभी भाजकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 420 को मैंने तोड़ा, ठीक है, और यहां इसको नॉर्मल दो टर्म में तोड़ लिया। तोड़ते वक्त आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसी तरीके से आपको भी तोड़ना होगा। अब क्या किया आपने कि हमने इसको और छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा, जैसे 21 को 3 गुणे 7 के टर्म में, 20 को 2 और 5 के टर्म में, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बात आप यहां पे एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो ये भी कि यहां जो भी टूटे हुए हैं वो अभाज्य के टाइप से टूटे हुए हैं, ठीक। अब यहां पे आपको देखिए जो भी करना है वो यहीं पे करना है, क्या कि ऊपर 3 दिया हुआ है, ठीक। तो 3 का पावर कितना है 1, यानी उसका पावर 1 बढ़ा करके लिखना है। तो 3 का स्क्वायर -1 अपॉन 3 -1, ठीक है। उसी तरीके से 7 का पावर कितना है 1, तो 7 का स्क्वायर -1 अपॉन 7 -1, ठीक। अब देखिए वहां मैं 4 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने 4 ना लिखे 2 का स्क्वायर लिखा। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे वैसी ही संख्या लेने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। अब यहां पे क्या करना है हमें कि 2 की पावर 2 पहले से है, तो एक पावर हम बढ़ा रहे हैं हमेशा, तो क्या करेंगे 2 का पावर 3 -1 अपॉन 2 -1। उसके बाद 5 का पावर कितना है 1, तो 5 का स्क्वायर करेंगे -1 अपॉन 5 -1। इस तरह से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8 हो जाएगा, नीचे 2। इसी तरीके से यहां कैलकुलेट करा हमने और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 1344। तो 1344 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न संख्या 47 क्या है कि 82 फैक्टोरियल के पावर 73 है, यानी 73 फैक्टोरियल है, ठीक। तो पूछ रहे इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक। अब एक बात बताइए कि 82 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, 82 गुणे 81 गुणे 80 ऐसे लिखते जाइएगा 1 तक। तो एक बात बताइए कि क्या इसके बीच में कहीं 0 नहीं आएगा, आएगा 80 पे आएगा, या फिर जहां भी 2 और 5 का फैक्टर बनेगा वहां भी 0 आएगा, यानी इसके इकाई अंक पे अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर में इकाई अंक पे तो 0 आएगा। ये तो तय हो गया। अब एक बात बताइए कि ऊपर में 73 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 73 को भी जब आप लिखेगा तो 73 72 71 70 69 ऐसे आएगा ना, तो इसके भी ऊपर में जो पावर यहां दिया होगा यहां 0 आना तय है। क्लियर है, 0 आना तय है, इतना तो बात आप समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताइएगा कि 0 के पावर अगर 0 कहे तो कितना होगा, तो 0 के पावर 0 कितना होता है 1, या फिर क्या होता है अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन एक बात और भी यहां पे गौर करने वाली है कि ये बात आप ध्यान नहीं देंगे, यहां आया 0, क्या आया 0, और ये पावर अब तो कुछ भी रहे, चाहे वो 1000 रहे 2000 रहे या 5000 रहे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये पावर कुछ भी रहे, 0 का पावर कुछ भी हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। ये बात बताने का पीछे यही लॉजिक था कि अगर 0 का पावर 0 देता तब तो 1 हो जाता, लेकिन यहां पे 0 का पावर कोई भी डिजिट रहे, 1000 5000 2000 कुछ भी रहे, तो वो क्या हो जाएगा फाइनली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न संख्या 47 का इकाई स्थान क्या हो जाएगा 0। वैसे भी आपको बताया था मैंने कि अगर इकाई अंक निकालना हो तो 0 1, ठीक। अगर दिया हुआ तो इनका इकाई अंक हमेशा 0 और 1 ही हो जाता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 0.5
कॉमा 0.25 कॉमा 0.125 का HCF क्या होगा। अब एक बात बताइए आप, हमें HCF निकालना आपको नहीं पता है? बहुत अच्छे से पता है। क्या करना है हमें कि ऊपर वाले का HCF निकालना है और फिर नीचे वाले का LCM निकाल देते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये तो नॉर्मल डेटा दिया हुआ है कि आपको ये पता है कि इसमें इससे भाग लगेगा, पूरा पूरा कट जाता है और इसी से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। इस तरह से आपका HCF क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। बढ़िया, अपने अगली प्रश्न संख्या 49 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 49 क्या है, दिया हुआ है ऑप्शन में, ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे एक बात बताइए कि रूट के अंदर 15 है, रूट के अंदर 15 है, ठीक है, और ऐसे ही इसको दो बार तोड़ करके रूट 8 और रूट 7 लिखा हुआ है। एक बात बताइए, क्या इन दोनों को जोड़ने पे इतना आएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मान जो है रूट 8 प्लस रूट 7 का मान रूट 15 के मान से ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अंदर में जो रूट 15 है उसका वैल्यू रूट 8 प्लस रूट 7 के वैल्यू से कम हो जाएगा। तो यही तरीका है सही करने का, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 की तरफ। प्रश्न संख्या 50 है कि किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। अब ये प्रश्न कहने का मतलब क्या, आप ध्यान देंगे कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ होगा। मैं इस प्रश्न को कल के सेट में बहुत अच्छे से तीनों टर्म आपको बताऊं कि कब दो इक्वेशन दिए रहे तो एक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अनंत हल होगा। जैसे आपके इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, और आप पीछे वाला जाके वीडियो जरूर देखिए, वहां से ज्यादा डिटेल्स में मैंने समझाया इसको। अगर आपके दोनों इक्वेशन की वजह से लाइन दोनों एक बार काटते हैं तो इसको कहते हैं एक हल होगा। अगर एक भी बार नहीं काटते तो कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चलने लगे तो कहते हैं अनंत हल होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है कि एक हल होने का कंडीशन क्या होता है कि A1 इज इक्वल टू A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हो गया। दूसरा क्या होता है A1 इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर रहे तो ये समानांतर होगा, ठीक। और अगर A1 इज इक्वल टू A2 बराबर B1 इज इक्वल टू B2 बराबर C1 इज इक्वल टू C2 हो जाए तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसको आप जाए पिछले वाले, इसके जस्ट पीछे यानी कल का जो 19 जनवरी का सॉल्यूशन है उसको जाके देखिए। इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से वहां पे हल कर पाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। प्रश्न संख्या 51 क्या है कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ कि 16:25:80 का विलोमानुपात क्या होगा। अब विलोमानुपात का मतलब क्या कि 16:25:80 का मतलब 1:16, 1/16, 1/25, 1/80 कर दीजिए। पहले हमने वही यहां पे करा, फिर नीचे वाले का एलसीएम निकाल के बराबर कर दीजिए तो नीचे वाले का एलसीएम 400 आएगा। अब देखिए 400 में 16 से भाग मारिए कितना आएगा, 25, लिख दीजिए। 400 में 25 से भाग मारिए कितना आएगा, 16, लिख दीजिए। और 400 में 80 से भाग मारिए कितना आएगा, 5, तो लिख दीजिए। और यही जो ऊपर वाले टर्म्स होंगे आपके 25, 16, 5, यही क्या होगा, इसका विलोमानुपाती होगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। प्रश्न संख्या 52 है कि एक बेईमान ग्वाला क्रैमुल पर दूध बेचने का दावा करता है, 25% लाभ भी कमाना चाहता है, तो उसके लिए उसको कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, वो कह रहा है कि नहीं मैं आपसे कोई फायदा नहीं ले रहा, 100 रुपए का खरीदा था और 100 रुपए का ही आपको दे रहा हूं। 100 रुपए का खरीदा था और 100 रुपए का ही आपको दे रहा हूं, और वो वास्तव में आपको 100 रुपए का ही दे भी रहा है, लेकिन वो 25% का फायदा कमा रहा है। कितने पे, तो 100 रुपए पे। तो 100 का 25 क्या हो जाएगा, 25, यानी जो उसमें पानी मिलाएगा वो कितना मिलाएगा, 25, ठीक। तो इस तरह से कितना परसेंट पानी मिलाएगा, 25%। क्यों, क्योंकि उसे लाभ चाहिए 25% का, और 100 पे 25 यानी 25, तो क्या हो जाएगा, 25% पानी मिलाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 53 है, 6 बच्चों की एक समूह का औसत आयु 13 वर्ष है। 8 वर्ष का बच्चा चले जाने से बचे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए प्रश्न में आपको सिर्फ भुलवाया गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक बात आप बताइएगा हमें कि टोटल बच्चे कितने थे, 6। इस प्रश्न को ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं करना है, ठीक। टोटल बच्चे कितने थे, 6, और उनकी औसत आयु कितनी थी उस समय, तो 13 वर्ष थी। कितनी थी, 13 वर्ष थी, ठीक है।
अब एक बात आप हमें बताइए कि एक लड़का चला गया, अगर वो लड़का जाने वाला 13 ही वर्ष का रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे सबके पास 13-13 रुपए थे और वो अपने हिस्से का 13 रुपया अगर लेके चला गया तब तो सबके पास अभी भी 13-13 है, लेकिन वो जाते समय सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए लेकर के गया, तो 5 रुपए अपने हिस्से का छोड़ दिया। क्लियर है? तो बाकी जो लड़के हैं उनके हिस्से पे एक बाकी जो लड़के हैं उनके हिस्से पे वो 5 रुपया असर डालेगा। कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं, तो सबको 1-1 रुपया और मिल गया। तो इस तरीके से उस 1-1 रुपया मिलने की वजह से पहले से 13-13 रुपए थे, 1-1 रुपया और मिल गया, 14 रुपया हो गया। इतना तो बात समझ गए। यानी कहेगा युवा वर्तमान में कितना है? तो 14 वर्ष। लेकिन प्रश्न में कहा कि औसत आयु उनकी 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो सबका 3-3 वर्ष बढ़ेगा, सबका 3-3 वर्ष बढ़ेगा, तो +3 कर दीजिएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 17 वर्ष सबका उम्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो लास्ट में 3 वर्ष दिया इसे तो घबराना ही नहीं है। ठीक, कितना हो जाएगा आंसर आपका? 17 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 54 की तरफ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 54 बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कैसे? 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते उसे 8 घंटे अधिक समय लेता है। यदि बी अकेला करता तो जितने समय में ए और बी कर पाते उससे 2 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाते? ध्यान दीजिएगा, बहुत सीधा सा प्रश्न है अगर सोचे तो। और अगर देखिए यहां कुछ चीजें मैंने लिख करके कट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस प्रोसेस से नहीं जाना। बहुत लोग ये प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक, और बेसिक मेथड से जाते तो ऐसे बनता है, ऐसा नहीं बनता, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको करना क्या, एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखिए। कब के लिए? कि जब भी कहे कि टोटल लोग मिल करके इतने दिन में कर लेते, एक इतना दिन ज्यादा लेता है, दूसरा इतना दिन ज्यादा लेता है, तो उस स्थिति में आप जो इतना दिन में कर लेते हैं इसको भूल जाइए, कितना दिन ज्यादा लेता है बस उसको याद रखिए। ठीक है, और उन दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 8 दूना 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये दोनों लोग मिलकर के ए और बी मिलकर के कितना दिन में कर लेते? 4 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 55। स्टेशन ए तथा बी एक सीध में एक दूसरे की तरफ 110 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर एक ही समय खुलती है। उनकी चाल क्रमशः 20 किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी? अब एक बात बताइए कि यहां ये स्टेशन हो गया, इनकी दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, एक 25 की रफ्तार से इधर से चल रहा है, एक 20 की रफ्तार से इधर से चल रहा है, तो 1 घंटे में ओवरऑल ये कितना तय करना है? 45 किलोमीटर, क्योंकि 20 इधर कम हो गया, 25 इधर कम हो जा रहा है। ठीक, तो आपको यही बात समझना है, 1 घंटे में 45 कर रहे हैं, मतलब 110 किलोमीटर में 45 घटा, इसका मतलब क्या? दोनों का चाल जुड़ रहा है, तो 110/45 कर दीजिएगा। आंसर आएगा आपका 2 घंटा 4/9। ठीक है, तो 2.4/9 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। प्रश्न में कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? इसको बनाने के आपके 2 तरीके हैं। ठीक, एक जिनको फॉर्मूला याद है कि जब भी कहेगा इतना बढ़ता है या इतना घटता है, तो दोनों में से जो भी कहे, चाहे घटने का कहे या बढ़ने का है, वो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, जैसा कि यहां मैंने लिख दिया। ठीक, फिर इतने रुपए में मिलता है इतना केजी, तो जितने रुपए मिलता है उस रुपए को लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जितना मिलता है सामान अधिक वो लिख दीजिए। कह रहे हैं ना 3 केजी अधिक मिलता है, उसी तरीके से कहता है 5 किलो कम मिलता है, तो कम मिले या ज्यादा वो यहां लिख दीजिए। और इसके बाद जितने की आपकी कमी या वृद्धि होती है उसको 100 में से जोड़ या घटा दीजिए। अब देखिए वृद्धि होगा तो जोड़ दीजिएगा, कमी होगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, यहां कमी हुआ था इसलिए मैंने 100 से 20 घटा दिया था, 80 लिख दिया। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा 10। कितना? 10 रुपए का घाटा हुआ उसे। अब एक 10 का घाटा हुआ उसे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप, क्या कि दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड है कि प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में क्या कह रहा था कि 20%
की कमी होने से उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी कम खरीद पाता है। तो 120 रुपए में किसकी कमी हुई? 20% की। ऐसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितने रुपए का कमी हो जा रहा है? 24 का। ठीक है, यानी 3 केजी की वजह से 3 केजी की चीनी वो क्यों खरीद पा रहा है? क्योंकि उसे 24 रुपए का कहीं ना कहीं गेन दिख रहा है। दाम घटने की वजह से उसके पास 24 रुपए शेष बच जा रहे थे, जिसकी वजह से वो 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद लिया। यानी 1 केजी चीनी कितने में खरीदा? 8 रुपए में। ठीक है, 1 केजी चीनी कितने में खरीदा? 8 रुपए में। कब? जब दाम घट गया था तब। यानी दाम घटा कितना परसेंट? 20%। यानी 100 का 20%, यानी 80% जब दाम रह गया, यानी मान लीजिए पहले 100 रुपए केजी मिलता था, अब 80 रुपए केजी रह गया, तब की बात हो रही है। ठीक, तो 80% की स्थिति में कितना? 8 रुपया। ठीक है, यानी 100% की स्थिति में कितना? 10 रुपया। आंसर हो गया आपका क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न संख्या 57 क्या है? 20 कलम बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी हमको यहां पे हानि कितना दिया? 5 कलम। ठीक है, 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि तो हमको पता चल गया 5। अब हमको क्रय मूल्य पता करना है। ठीक, तो यहां पे जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? हानि पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य भी निकाल लिया 15। तो 5/15 गुणे 100, 33.1/3% आंसर। ठीक है, बढ़िए अपने अगली प्रश्न संख्या 58 की तरफ। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ठीक, तो 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यानी अगर आप किसी को 1 रुपया दिए थे तो 20 साल बाद वो आपको 3 रुपया देगा। तो एक बात बताइए, आपको ब्याज कितना दिया? 2 रुपया। 1 रुपया तो आपका पहले का था। ठीक, यही बात इस तरह के प्रश्न में सिर्फ समझना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तिगुना दे रहा है तो 1 गुना तो उसमें आपका मूलधन है, 2 गुना ब्याज है। तो वही ब्याज की जगह पे मैंने 2p रख दिया, मूलधन p रख दिया। ठीक, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। समय 20 रख दिया, दर पता नहीं है, दर ही तो निकालना है। ठीक है, बराबर किया तो दर कितना आ गया? 10% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना आपको इतना छोटा छोटा आता होगा। अगला प्रश्न है, एक भवन निर्माता कंपनी ने 2550 रुपए उधार लिए, तो उसे 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। यही प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले किस्त बैलेंस कैसे करते हैं ये बात आप सीख लें। ये भूल जाइए, कुछ नहीं है। ठीक, ये भी भूल जाइए, कुछ नहीं है। ये भी भूल जाइए, कुछ नहीं है। ध्यान देंगे कि 25% 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/100, और 4/100 को कटाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/25। यानी कि 25 रुपए पे कितने रुपए का इंटरेस्ट लग रहा था? 1 रुपए का। अर्थात 25 दिए हैं, 26 लौटाना पड़ेगा। तो पहले साल में 25 का 26, दूसरे साल में डायरेक्ट क्या होता है? 25 का स्क्वायर, तो इधर 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, तो 26 का स्क्वायर 676। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये कह रहा है कि किस्त बराबर बराबर देना है, तो हमको दोनों साल का अपना पैसा बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर। इसीलिए 676 के बराबर 26 को करने के लिए हमें 26 में 26 से गुणा करना पड़ा। अब जितने से गुणा यहां कीजिएगा उतने ही से गुणा यहां भी 25 में भी आपको कर देना है। ठीक, तो वही 26 का गुणा यहां भी किया। यानी कि अगर वो 650 रुपया दिया होगा हमको, सपोज कितना? 650, तो हमको उसके बदले में पहले साल लौटाना पड़ेगा 676। फिर उसका पैसा तो रह जाएगा 625 ही हमारे पास, लेकिन उसके बदले में भी हमको लौटाना कितना पड़ेगा? उसको कितना लौटाना पड़ेगा भाई? तो हमको 676 ही लौटाना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज हो जाता है। इतनी बात तो आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, यानी कि हमें उसको 676 का ब्याज लौटाना पड़ता। अब एक बात यहां पे आप सीखिए। क्या सीखना यह है कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सर 2550 रुपए उधार लिए थे। ये तो हम एक मानी हुई राशि अपने से मान लेते हैं ना। एक तो यूनिट है कि अगर 1275 यूनिट हमने कर्ज लिया होगा तो प्रत्येक किस्त 1352 का देना होगा। ठीक, लेकिन एक बात बताइए कि इसमें कहा है कि हमने उससे 2550 रुपए लिए थे। कितना? 2550 रुपए लिए थे। कितना लिए थे? 2550 रुपए लिए थे। तो 2550 लिए थे, 2550 को 2 किस्त में देना है।
तो आ जाएगा आपका 1275। ये हमारा संयोग है कि हमने यहाँ जो लिखा वही 1275 यहाँ आ गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि हमको 2550 का 2 बार देना होगा, तो 1275 1275, और 1275 के लिए किस्त कितना हो गया, इतना। आ रही बात समझ में? तो आपको भी अगर आगे कहीं जो भी अमाउंट दिया हुआ उस अमाउंट को जितनी बार में कहेगा देना है उतने से भागा मार दीजिएगा और उतना इसके बराबर हो जाएगा। यानी 1275 बराबर, मान लीजिए यहाँ 1000 आता है तो 1275 बराबर 1000, तो 1 बराबर तो 1000 बटे 1275, फिर 1352 करते हैं ऐसे, ठीक। बात समझ रहे हैं ना, ठीक। तो यहां से 1275 बराबर आ गया, गलती से 1275 का, ये हमारा संयोग है, तो 1 बराबर 1 यानी कि 1352, तो 1352 गुणे 1 1352, यानी कि 1275 का प्रत्येक, अगर हमको अपना ये अमाउंट वाला किस्त है तो इतना हमको देना पड़ेगा 1352 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगर दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, इसलिए बातों को बहुत ज्यादा रिपीट करने पे लगातार खांसी आने लग रही है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। प्रश्न संख्या 61 क्या है? तो प्रश्न संख्या 61 बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया कि इनमें से कौन सा छूट सबसे ज्यादा फायदा देगा, 40% 10% का, या फिर 30% 10% का, या फिर 10% 50% का। ये चीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा छूट ज्यादा फायदा देगा, किसको, दुकानदार को, सॉरी ग्राहक को, किसको, ग्राहक को कौन सा फायदा ज्यादा देगा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 62 की तरफ। अगला प्रश्न है कि मधु, मोहन और मांडवी ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट 1 सप्ताह के लिए किराए पर लिया। कितना किराया? 9800 रुपए के किराए पर लिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो मधु है वो 12 घंटे इस्तेमाल करती है, जो मोहन है वो 6 घंटे इस्तेमाल करता है, और जो मांडवी है वो उसको 10 घंटे के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो जितना ज्यादा घंटे का के लिए इस्तेमाल करेगा वो उतना ज्यादा पैसा देगा। तो पूछ रहा है कि जो मधु है उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो मधु कितने घंटे इस्तेमाल कर रही है? तो सर 12 घंटे। कितना? 12 घंटे। टोटल कितने घंटे हो जा रहे हैं? 28, ठीक है। तो 28 में से 12 का पैसा तो मधु को देना पड़ेगा। 28 के लिए हमको कितना देना पड़ रहा था? 9800, इसलिए मैंने यहाँ 9800 कर दिया, ठीक। तो 28 बट्टे 9800 गुणे 12 अगर करेंगे आप तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा 4200, यानी 4200 रुपया किसको देना पड़ेगा? मधु को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है हमारी? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। अगला प्रश्न है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यही आपका प्रश्न है, और ये x दिया हुआ एंगल, इसी का मान पूछ रहा है। तो आपको ये बात बता दूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक। तो वो जो वैल्यू है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। आंसर क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों आपको ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 होना चाहिए। वो 70 है, ये 110 है। वैसे भी सोचिए कि एक लाइन टोटल 180 का होता है, तो 110 ये हो ही गया, तो 70 ही नहीं ये बचा। क्लियर है? अगला प्रश्न 64 है कि निम्न में से त्रिभुज बनने का क्या शर्त है, ठीक। तो त्रिभुज बनने का भुजा के आधार पे एक शर्त है कि किसी भी दो भुजा को, मान लीजिए आपका मन है ये वाला भुजा ये वाला भुजा, किसी भी दो भुजा को जोड़ दीजिए। इनका वैल्यू मान लीजिए इसका 5 है, इसका 3 है। किसी भी दो भुजा की वैल्यू को जोड़ दीजिए तो तीसरे भुजा के वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए। इसका वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो इसके जोड़ से, इसका वैल्यू मैंने मान लिया 4 है, तो इसके जोड़ से ज्यादा है कि नहीं? 5 3 8। देखिए अब किसी भी दो भुजा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5 4 9, इससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं? 3 4 7, इससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, यानी कि त्रिभुज सही है। दूसरा क्या कंडीशन है कि किसी भी दो भुजाओं को घटा दीजिए आपस में, ठीक है। किसी भी दो भुजाओं को आपस में घटा दीजिए। घटाने पर तीसरी भुजा से उनका वैल्यू छोटा आना चाहिए। जैसे देख लीजिए 5 और 3 को घटा दीजिए, 2 आएगा, 4 से छोटा है, सही है। 5 और 4 को घटा दीजिए, 1 आएगा, 3 से छोटा है, सही है। 3 और 4 को घटा दीजिए, 1 आएगा, 5 से छोटा है, सही है। तो ये कंडीशन होते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज बनने के, ठीक है। एंगल पे क्या होता है कि तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए अंदर में, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 65 की तरफ। तो 65 क्या है? प्रश्न संख्या 65 है कि हमें ये आकृति दी हुई है, ठीक है। हमें ये आकृति दी हुई है और इसका मान भी दिया है, b बराबर 4, bc बराबर 3, bd का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है bd का मान प्रश्न में। अब एक बात बताइए आप, ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा इस एंगल को देख के पता चल रहा है, तो ये भी जो है वो समकोणी है, ठीक। अब ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये AC का मान 5 हो जाएगा। इतना तो आपको समझदारी होगी। अब देखिए आप बकायदा क्या करते हैं, त्रिभुज ABC
और त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि दोनों में हमने एक ही त्रिभुज लिया है, एक बार में ऐसे इसको लंब मान लिया है और एक बार में इसको लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया, एक बार इसको आधार मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बटा ए सी दोनों ये बेस हो गए आपके। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा बी सी, बी डी कहाँ है, बी डी और ये हो गया बी सी, ठीक है, ये लंब हो गया आपके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात मैंने यहां कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके यहां लिखा, ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा 2.4 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 के तरफ। प्रश्न संख्या 66 है। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक देखिए क्या किया, उसने लिखा नहीं ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु ही है। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है, समानांतर लाइन है ए डी और बी सी एक दूसरे के, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक। प्रश्न में एक बात लिखना चाहिए था कि ए बी का मध्य बिंदु ई है और बी डी सी का मध्य बिंदु ई है, ठीक। तो ई एफ का मान बताइए। तो ऐसे में क्या होता है कि ऊपर वाला मान और नीचे वाले मान को जोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो बीच वाला लाइन है उसका मान, यही हो गया यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 67 के तरफ, 67 के तरफ। 67 में प्रश्न क्या था, कह रहा था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होगा, ठीक। किसी लाइन पर अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होगा, या फिर किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का मान कितना होगा। तो कोई भी बहुभुज का मतलब एक से अधिक भुजा से बनी आकृति, तो 2 भुजा से तो आकृति बनती नहीं है, 3 भुजा से बनती है, तो 3 त्रिभुज जो है वो भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज है वो भी बहुभुज है, पंचभुज है वो भी बहुभुज है, ठीक। तो अंतःकोण ये जो अंदर बना वो और बाह्य कोण जो बाहर बना वो, एक लाइन पे ये दोनों बनते हैं, ठीक। और एक लाइन का वैल्यू कितना होता है 180, तो अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ने पे कितना होगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िए अपने प्रश्न संख्या 68 के तरफ। 2 समीकरणों का ढाल यानी स्लोप जिसको आप कहते हैं, ठीक है, m1 और m2 है, तो लंब क्या होना चाहिए, लंब होता है m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1, तो यही पूछ रहा था, ठीक, आंसर हो जाएगा -1। अगला प्रश्न है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री का मान क्या होगा। अब एक बात आप बहुत अच्छे से गौर कर चुके होंगे कि सर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो tan 35 को तो मैंने लिख दिया, tan 45 का वैल्यू 1 होता है वो भी लिख दिया, tan 55 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस, tan 55 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि घटाइएगा अगर 35 तो 55 हो जाएगा। क्लियर है, 90 माइनस 35 बराबर 55 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहां से इसका वैल्यू कितना हो गया cot 35, क्या हो गया cot 35, और cot 35 को लिख सकते हैं 1/tan 35, तो tan 35 कट गया, 1 आंसर हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही है तो बी की चाल बताइए। सबसे पहले हमको ए का चाल निकालना पड़ेगा, ठीक, और एक कमर, या फिर सबसे पहले आपको यह करना होगा कि ए द्वारा लिया गया समय कितना था वो निकाल लीजिए। 2 तरीके हैं इसको बनाने का, ठीक। तो ए द्वारा अगर लिया गया समय निकाल लीजिएगा तो बी का समय निकल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि 15 सेकंड बी पीछे रहा था तो उसमें 15 सेकंड जोड़ देंगे। तो 800 मीटर को ए दौड़ी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। अब ये 18 यहां लिखने की बजाय ये ऊपर चला जाता है, ये बात आपको पता है, इसलिए मैं यहां पे ये बात डायरेक्ट यहां ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है। यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड समय लगा है ए को पूरा कवर करने में। अब 15 सेकंड ज्यादा समय लगता है किसको, बी को, तो कितना हो जाएगा 375 सेकंड लगा किसको, बी को। अब बी को 375 सेकंड लगा कितने दूर जाने में, तो सर 800 मीटर जाने में। कितना, 800 मीटर जाने में। इसको मैंने लिखा 800 बटा 375, कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, ठीक, उल्टा वही बात, ठीक, बात समझ में आ रही है।
तो वही 18/5 यहाँ एक्स्ट्रा गुणा कर दिया किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए। कैलकुलेट करिएगा 7.17/25 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 70 के बाद कुछ प्रश्न लास्ट में दिया हुआ है आपको मैथ्स का, ठीक है, जिसकी संख्या शुरू होती है 91 से। पहला प्रश्न है कि 91 प्रश्न है कि दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है। तो अगर संपूरक होगा तो एक बात ध्यान दे लीजिए कि दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए जोड़ने पे 180। अगर पूरक होगा तो कितना होना चाहिए 90, दो कोणों को जोड़ने पे। अब प्रश्न में कहा कि 4:5 है, कितना 4:5 है। तो 4:5 का तो 4x + 5x को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। 4x 5x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, 9x = 80, 180 तो x = 20, 4x = 80, 5x = 100। उसी तरीके से पूरक कोण पे आइएगा तो 4x + 5x को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 90, x = 10, 4x = 40, 5x = 50। अब इसमें सबसे बड़ा कोण पूछा था, तो अगर संपूरक पूछता तो 100 डिग्री और पूरक पूछ रहा है तो 50। ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन में 100 है ही नहीं, तो मैंने ये एनालाइज किया कि हो सकता है गलती से संपूरक लिखा गया हो, क्वेश्चन पूरक ही दिया गया हो। तो अगर पूरक होगा तो आंसर 50, अगर संपूरक होगा तो आंसर 100। मुझे उद्देश्य है कि आपसे प्रश्न बने, या पूरक दिया हो या संपूरक, वो तो बहुत छोटी सी बात है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 92 की तरफ। 92 जो है वो चार्ट का प्रश्न है, ठीक है, किसका चार्ट दिया हुआ है जिसमें महीना और प्रिंटर का नाम दिया हुआ है। ठीक, पूछ रहा है क्या कि चौथे महीने में सभी प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों की औसत संख्या क्या है। तो चौथे महीने में पन्नों की संख्या ये दी हुई है, ठीक है, और टोटल प्रिंटर जितनी इनकी संख्या दी हुई है उतना है 1 2 3 4 5 6। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल बटा में प्रिंटर की संख्या कर दिया, औसत निकल गया 425। ये हो गया उसका आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 93 की तरफ। प्रिंटर क्यू द्वारा दूसरे महीने में प्रिंट किए गए पन्नों की तथा प्रिंटर यू द्वारा प्रिंट किए हुए 5वें महीने में पन्नों की संख्या का अनुपात बताइए। अब एक बात यहां से उसी ग्राफ को आप देखिएगा और आइएगा क्यू के पास। तो प्रिंटर क्यू में कौन सा महीना आपको देखना है, दूसरा महीना, तो उसमें टोटल 441 पेज उसने प्रिंट करा है। फिर कहाँ आ जाना है, यू के पास। तो प्रिंटर यू में 5वें महीने में जब जाइएगा तो आपको दिखेगा नीचे में 693, तो 693 अनुपात निकालेगा, आ जाएगा 7:11 आंसर। ठीक है, उसी तरीके से पूछा अगला प्रश्न 94। पी प्रिंटर द्वारा किस माह में सबसे अधिक पन्नों की छपाई की गई है। तो ये तो आप ग्राफ देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि पी के द्वारा पहले महीने में सबसे अधिक 664 पेज का प्रिंट। एक मिनट, क्या दिया प्रश्न में, पी प्रिंटर द्वारा किस माह में सबसे अधिक पन्नों की छपाई की गई है। तो सबसे अधिक पन्नों की छपाई 5वें महीने में की गई है, सॉरी, और 5वें महीने में 717 पन्ने कुल प्रिंट किए गए हैं। तो ये हो जाएगा 5वें महीने में। टोटल पेज कितना 717, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अगला पूछ रहा है कि 5वें महीने में किस प्रिंटर द्वारा सबसे कम पन्नों की छपाई की गई। तो 5वें महीने में आ जाइएगा और बढ़ते जाइएगा तो आपको दिखेगा 429, यानी क्यू जो प्रिंटर है वो सबसे कम छपाई किया है। ठीक, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा 95 का। 96 प्रश्न में आएगा तो 96 प्रश्न जो यहां मैंने लिखा है यही है कि x² + 6x + 8 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको तोड़ लीजिए। क्या तरीका है तोड़ने का, इसको गुणा करने पे जितना आना चाहिए बीच वाले को वैसा ही तोड़ के गुणा कीजिए, उतना ही आना चाहिए। तो x² और 8 को गुणा कीजिएगा तो 8x² आ जाएगा, 8x² आएगा ना। अब देखिए 4x और 2x में मैंने तोड़ दिया तो प्लस 8x² आ रहा था, तो हमको गुणा करने पे प्लस ही आना चाहिए। ठीक, तो 4 और 2 को जोड़ेगा तो प्लस का 6 रह जाएगा, और यहाँ प्रश्न में भी प्लस का 6 दिया हुआ था, दिया है ना, देख लीजिए। और 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जा रहा है प्लस में, 4 और 2 का गुणा कीजिएगा 8 हो जा रहा है। उस तरह से इसमें कॉमन लीजिएगा तो आएगा x + 4 और x + 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 97। कह रहा है कि ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको आरोही क्रम में सजाना। आरोही का मतलब समझते हैं बढ़ते क्रम में, और अवरोही का आता है तो घटते क्रम में। अब देखिए नंबर अगर रहता है तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्या फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को भी आसानी से किया जा सकता है। मैंने इसका तरीका आपके साथ शेयर भी किया है। क्या कि किसी भी दो को उठा लीजिए, जैसे मैं तो 5/6 और 11/12 को उठा लिया। अब क्या करना होता है कि नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणा कराइए और ऊपर ही लिखिए। तो 5 और 12 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 60। उसी तरीके से 6 और 11 का गुणा कराइएगा, कितना हो जाएगा
66। कितना हुआ? 66। क्लियर है? अब बताइए कि 60 और 66 में कौन बड़ा है? 66। तो ये वाला बड़ा हो गया, छोटा कौन हो गया? 5/6। हमको आरोही में लिखने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटा होता है वो लिखा जाता है। तो इन दोनों में तो हमको छोटा पता चल गया, लेकिन सबसे छोटा ये नहीं है। तो अब हम इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए और लिखेंगे सिर्फ इसको याद रखेंगे 5/6 को। और 5/6 को अगला कौन है? 8/9, उसके साथ करेंगे। तो 5/6 और हो गया 8/9। अब देखिए वही काम, क्या 9 और 5 से गुणा कराइए, आएगा 45। ठीक है, 6 और 8 से गुणा कराइए, आएगा 48। कितना आएगा? 48। ठीक है, अब जब 48 है तो 45 और 48 में छोटा कौन? 45। तो ये वाला इससे भी छोटा, यानी इन तीनों में सबसे छोटा है 5/6, उसको रख दीजिए। अब कौन बचा? दो लोग, 11/12 और 8/9। फिर 11/12 और 8/9 को वही कर लीजिए, 11/12 और 8/9 को वही काम कर लीजिए। तो 11 9 99 सर, और 12 8 96 सर। तो दोनों में बड़ा कौन? 99। तो 99 हो गया बड़ी संख्या और 96 हो गया छोटी संख्या, यानी 5/8 के बाद कौन आया? 8/9 आया। 5/6 के बाद 8/9, फिर 11/12। ये तरीका हो गया आपका बनाने का, और इससे आपको बहुत आसानी भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 99। प्रश्न संख्या 99 है 98 इसलिए नहीं बताया क्योंकि दिया हुआ है ये प्रश्न संख्या 98। देखिए क्या दिया हुआ है कि 3:11 और तो ऐसे समानुपात 7:11 क्या होगा? ठीक, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 कर दीजिएगा, 51 आंसर हो जाएगा। वो रीजनिंग है, आप लोग बना लिए होंगे, इसलिए मैं नहीं बनाया। अगला प्रश्न है 99। 99 है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 25 मिनट में तय करता है। 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। 18 मिनट में वह कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 14 किलोमीटर जाने में लगता है 25, तो 14/25 मैंने यहां कर दिया। और 18 मिनट में, तो चूंकि ये 1 मिनट का पता चल गया, गुणा 18 कर दिया मैंने, 18 मिनट का हो गया, कटाइएगा आएगा 10.08 किलोमीटर दूरी वो 18 मिनट में चल लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 100। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 मीटर स्क्वायर और 64 मीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 होगा, कितना कह रहा है कि 12.1 है, 12 क्या है? 1 है। ठीक है, कितना है? 12.1 है। तो कह रहे हैं कि दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? अब देखिए सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि सर यहां पे कुछ किया नहीं गया, 1/10 कर दिया गया, तो दूसरा वाले पे भी वही असर पड़ेगा। 1/10 कर दीजिए 64 का, तो 6.4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िए। तो ये था आज का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपको नंबर बता रखा है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में। अपने परीक्षा की तैयारी एकदम जारी रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।